हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे अक्टूबर 2022 यूजीसी नेट के एग्जाम पेपर को, है ना। स्पेशली हम लोग इकोनॉमिक्स के एग्जाम पेपर को हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। और हाँ, आज हम लोग करेंगे पार्ट 1। हालांकि 100 के 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है। हालांकि हम लोग बाद में क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे सभी पार्ट्स को। लेकिन अभी हम करेंगे पार्ट वाइज। पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली 20 क्वेश्चंस, है ना। 20 क्वेश्चंस 1 to 20, है ना, पार्ट 1 में। फिर नेक्स्ट 20 करके हमारे पूरे टोटली 5 पार्ट में ये कवर हो जाएंगे 100 क्वेश्चंस। हालांकि उन 100 क्वेश्चंस में भी 10 क्वेश्चंस तो आपके, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, आरसी। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हम छोड़ देंगे, तो 90 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे और किस लेवल की स्ट्रेटेजी, ठीक है, इस पेपर को देख के आपकी रहनी चाहिए नेक्स्ट एग्जाम में। अब देखो, 3 महीने से हम लोग बिजी थे लगातार यहाँ पे यूजीसी नेट की प्लस पीजीटी इकोनॉमिक्स की बैचेस चल रहे थे, है ना। केबीएस का बैच लगभग लगभग भी खत्म हो चुके हैं सभी, है ना। और मेन है एग्जाम दोनों ही बहुत नजदीक है हमें, आप लोग। और सीयूईटी का भी बैच हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो एक तो आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, और बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो पीजीटी केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो केबीएस वाले बच्चे भी थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से ज्यादा डीप तो केबीएस में नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ कुछ कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट पूछ लेगा, है ना। चलिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1 to 20, और यूजीसी नेट स्पेशल जो नेक्स्ट होने वाला है उस पर थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। मार्च फर्स्ट वीक में होने के चांसेस हैं। हालांकि अगर मान के चलो फैब, अभी तो एडमिट कार्ड तो रिलीज नहीं हुए हैं। हालांकि जो स्पेशली जो डेट्स आई हैं, किसकी हैं स्पेशल, जो लैंग्वेज एग्जामिनेशन है, बहुत जल्दी डेट आने वाली है। हमारी भी जो सब्जेक्ट है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन फिर भी यार मान के चलो कि जनवरी फर्स्ट, दैट इज मार्च फर्स्ट वीक, है ना। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट से डिस्कस करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हो, टाइम बहुत क्रूशियल है ना। तो इस हिसाब से जो वीडियो का वो देख रहे होंगे ना आप, स्पीड उसको 1.5 कर लीजिए, या 1.25 कर लीजिए, क्योंकि जल्दी जल्दी वीडियो चलता रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, बैचेस में से अभी जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा यूजीसी नेट, वो रहेगा ये मॉक टेस्ट, है ना। 10 इसमें है, पूरे एक्सप्लेन है, 10 टेस्ट है। और 10 में से 5 जो सेट है वो एक्सप्लेन है, और 5 जो रिमेनिंग है वो एक्सप्लेन नहीं है। आप लोग बेसिक जो आपका ये कुछ डेमो होंगे वो आप ट्रायल दे सकते हो, है ना। 2 यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट होंगे, उसको आप अटेम्प्ट दे लेना एप्लीकेशन में ही। सीयूईटी का नया बैच लॉन्च हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, ये तो हो गया एडवर्टीज। अब करते हैं क्वेश्चंस डिटेल में, है ना। सो यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन देखिए 2022 में ऐसे क्वेश्चंस थे जो कुछ नए नए टाइप के क्वेश्चन थे, और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीटेड फॉर्म में भी हमें देखने को मिले, है ना। रिपीटेड आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे टकीला इफेक्ट। ये टकीला इफेक्ट थोड़ा नया कॉन्सेप्ट था, ये इकोनॉमिक क्राइसिस से लिया गया है। तो टकीला इफेक्ट स्पेशली जुड़ा हुआ है जो मैक्सिकन पैसो है ना, मैक्सिको करेंसी पैसो, उसकी वैल्यू 1994 में इतनी ज्यादा डिटेरियोरेट हुई, इतनी ज्यादा कमी हुई इस पैसे में, या फिर डेप्रिशिएट हुआ ये करेंसी की मार्केट में, है ना। इसकी जो कंट्री वो तो डाउन हुई हुई, जो साउथ में मैक्सिको के साथ साथ जो अदर लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका की कंट्री थी, उनकी भी वहां भी इकोनॉमिक क्राइसिस आने लग गई है ना। तो इसमें से क्या होता है, जब भी कोई करेंसी डेप्रिशिएट करती है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी पैसे की करेंसी, या फिर उनकी उनकी जो पैसे की वैल्यू है या फिर असेट्स की वैल्यू है, वो भी कम होने लगती है ना। ऐसे में क्या है, वहां से कैपिटल मूवमेंट होने शिफ्ट हो गया बाहर की तरफ, तो ये क्राइसिस आना शुरू हो गया। और बोला जाता है कि उस समय में 1 पैसों की वैल्यू, है ना, पैसों स्पेशली वहां का एक करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपया है। 1 पैसा इक्वल टू 36 सेंट था पहले, लेकिन उसके बाद 16 सेंट वैल्यू रह गई थी, मतलब वैल्यू काफी कम हो गई थी। तो यही कारण है, जो हमारा राइट आंसर है, द स्प्रेड ऑफ 1994 मैक्सिकन क्राइसिस टू द अदर कंट्रीज इन लैटिन अमेरिका, है ना। इसका इफेक्ट अदर कंट्रीज में भी पड़ना शुरू हो गया, ठीक। तो यहाँ भी बेसिकली वही है, 1994 में मैक्सिकन पैसो की वैल्यू कम हुई, जिसके कारण क्या हुआ, एक्सोजीनियस कैपिटल फ्लाइट, कैपिटल वहां से बाहर की तरफ शिफ्ट होना मूव हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन आईएसएलएम से है, आईएसएलएम और उसके बाद फ्लिप कर्व एनालिसिस, है ना। ये ऐसे हैं जो आने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। अभी आईएसएलएम पूछा है, नेक्स्ट में फ्लिप कर्व पूछेगा, है ना। तो दोनों क्वेश्चन को पूछता हमेशा है। चलिए, सुपर शॉर्ट की कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। सबसे पहले है एलएम शेड्यूल, या एलएम शेड्यूल स्लोप अपवर्ड टू द राइट। तो एलएम जो कर्व है, पहले वो देख लेते हैं, है ना। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इस साइड इनकम। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा,
और इसके साथ साथ आपके और टॉपिक्स भी क्लियर होंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लीजिएगा ताकि सेशन थोड़ा सा आपको जल्दी लगे, है ना। आईएस कर्व डाउनवर्ड होता है, बिल्कुल ठीक है, और एलएम कर्व अपवर्ड होता है, ठीक है, ये भी ठीक है। अब कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में अगर आपके आया तो इजीली सभी के सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। पहले कह रहा है एलएम शेड्यूल स्लोप इज अपवर्ड टू द राइट, अपवर्ड है, बिल्कुल ठीक है, और जहां पे ये इक्वल होते हैं वहां पे रेट ऑफ, ठीक है, इक्विलिब्रियम आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो ए तो बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ जिसमें ए नहीं है ना उसको हटा दो, इसमें ए नहीं है, हमारा ये ऑप्शन डी तो किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट, LM schedule will shift to the left when an increase in quantity of money, जैसे ही क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगा, कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगा तो LM कर्व शिफ्ट, ठीक है, लेफ्टवर्ड करेगा। लेकिन आपका जो LM है जिसको मनी मार्केट भी बोलते हैं, मनी सप्लाई पे डायरेक्टली ये, ठीक है, मनी क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगा तो ये भी राइट वर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट नहीं होगा, तो ये करेक्ट नहीं है, तो ये राइट वर्ड शिफ्ट होगा, है ना। अब ये देख लो कि LM राइट वर्ड शिफ्ट होने से क्या इंप्लीकेशंस होंगी, क्या होगा, है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। LM कर्व जैसे राइट वर्ड शिफ्ट होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम होना शुरू हो जाएगा और इनकम जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा, Y2 Y1, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, बी तो होगा नहीं, है ना, तो जिसमें बी है उसको भी हटा दीजिए, ये भी नहीं हो सकता। और अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, है ना, ये है एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट, द LM शेड्यूल गिव्स इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट, LM कर्व मनी मार्केट और IS कर्व गुड्स मार्केट, है ना, हम लोगों ने किया हुआ है पहले भी ये, तो ये करेक्ट है, ए एंड सी, है ना, ए सी यहाँ भी है, ए सी यहाँ भी है। अब आगे चलते हैं, द IS शेड्यूल विल शिफ्ट टू द लेफ्ट व्हेन देयर इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी आ चुका है डायरेक्टली। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के साथ क्या होता है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में यूजीसी में आ चुका है। देखो क्या पूछ रहा है, IS कर्व शिफ्ट टू द शिफ्ट लेफ्ट व्हेन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जैसे बढ़ेगा तो IS कर्व शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड, है ना, IS1। अब एक क्वेश्चन ये भी आया था, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम क्या होगा। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ नए इक्विलिब्रियम पे, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है ये, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से आपका इनकम, है ना, पहले लेवल से इनकम भी बढ़ गया, पहले इनकम इतना था, अब इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ही बढ़ गए हैं, है ना, तो ये लेफ्ट नहीं होगा, राइट होगा, तो ये भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, आई शेड्यूल विल शिफ्ट टू द राइट व्हेन टैक्सेस आर रिड्यूस्ड, जब टैक्स रिड्यूस होंगे तो जाहिर सी बात है डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, है ना, तो जब भी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा तो हमारा IS कर्व शिफ्ट होगा फॉरवर्ड राइट, तो ये करेक्ट है ना, ACE, ACE, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। आई होप कि सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक, तो ये कोशिश करेंगे जो इसका PDF है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, हम लोग डाल देंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिए अगर टाइम कम है। बिल्कुल जानता हूँ एग्जामिनेशन आपके बिल्कुल सिर पे है, 36 तरह की टेंशन है, जितने भी बॉयज हैं, है ना, उन्होंने क्या है, बॉयज ने ना बहुत सारे काम करने हैं, बॉयज को घर के काम भी करने हैं, बॉयज को गेहूं पिसा के भी लेके आने हैं, बाजार से सब्जी भी लेके आनी है, और आपने क्या है ना मंडी भी जाना है, बहुत सारे काम है, हम लोग खुद वही काम करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा प्रेशर है माइंड में। अगर नहीं डिटेल में जाना तो PDF डाउनलोड कर लेना, यहीं से पेपर सॉल्व टोटल डाला हुआ है। चलिए, LM कर्व के बारे में है। नेक्स्ट, LM कर्व शिफ्ट करेगा तो क्या इंप्लीकेशन होंगी वो भी है ना, और ये भी देख लीजिए LM कर्व शिफ्ट राइट क्यों होता है, जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगा और डिमांड फॉर मनी डिक्रीज होगा, है ना, यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं करने वाले। और IS कर्व दैट इज LM कर्व लेफ्ट क्यों शिफ्ट होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज और डिमांड फॉर मनी इंक्रीज, है ना। नेक्स्ट, तो सुपर श्योर की कैटेगरी में ये क्वेश्चन आता है, ये टॉपिक सुपर श्योर है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी पूछा था कि LM मार्केट गुड्स मार्केट, इसमें दो चीज आती हैं, मनी डिमांड फंक्शन एंड द क्वांटिटी ऑफ मनी, यहाँ इन्वेस्टमेंट डिमांड और कंजप्शन फंक्शन, है ना, IS में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका आइसो क्वांट से है ना, आइसो क्वांट इंडिफरेंस कर्व, और उसके बाद PPC, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ये सेम चीजें, ठीक है, बताती है, बस थोड़ा डिफरेंस ये होता है, कोई सेटिस्फेक्शन को बताता है, कोई क्वांटिटी को बताता है ना, कोई प्रोडक्शन को बता रहा है। चलिए, टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन A and B have the same price, हाँ जी, प्राइस सेम है, least cost combination for commodity A and B producing given level of output will be, ठीक है, achieved at a point isoquant slope equal to, दोनों का प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो आइसो कॉस्ट, पहले देखो समझो होता क्या है, आइसो कॉस्ट क्या है ना,
दो लेबर और कैपिटल है ना, या फिर इस साइड कैपिटल उस साइड लेबर कर दो, एक दोनों चीजों का दो, इस साइड कैपिटल कर लेते हैं, चलो कैपिटल एंड लेबर, दो अलग अलग क्वांटिटी या दो अलग अलग फैक्टर हमने यूज किए जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट हमें प्रोड्यूस करके देंगे, है ना। जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व में किया था, इंडिफरेंस कर्व इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स अस सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, है ना। तो ये भी क्या है ना, दोनों ही, ये भी डाउनवर्ड होता है, हम इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, और याद होगा आपको एमआरएस बोलते हैं हम लोग इंडिफरेंस कर्व, है ना। ये वही चीज है। अब जितना आप कैपिटल, ठीक है, कैपिटल का उपयोग कम करोगे उतना ही ज्यादा आपका लेबर का उपयोग कम ज्यादा होगा, एंड अगेन ये चलता रहेगा ना। तो कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं। अब जब भी एमआरटीएस जो स्लोप रहती है हमारी वो नेगेटिव रही है एमआरएस की तरफ, है ना, तो राइट आंसर यहां होगा -1। अब चलते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है ना। चलिए, तो थोड़ा सा मतलब यही है कि सिंपल ये कर्व है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, जो हमें क्या बता रहा है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल्स फैक्टर्स दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस सेम टोटल प्रोडक्ट। दोनों का कॉम्बिनेशन अलग अलग यूज कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो हमने प्रोडक्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा, है ना। आइसो का मतलब होता है इक्वल एंड क्वांट का मतलब क्वांटिटी, मतलब दो ऐसे फैक्टर हमने यूज किए जो हमें सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। साथ में ये भी देख लीजिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वल प्रोडक्ट कर्व, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। चलिए, अब यहां से इसको हम बोलते हैं मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, है ना, चेंज इन के बाय चेंज इन एल। अब यही चीज हम यहां करते हैं, सारी चीजें यहां क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे कैपिटल है और यहाँ पे लेबर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, एक का एक को हम यूज करेंगे तो दूसरे का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना। हम लोग -5 प्राइस क्या है, दोनों का सेम है ना, -5 हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं कैपिटल को, तो वहीं हम लोग +5 में प्लस करना पड़ेगा किसको, लेबर को, है ना। तो जो हम अगर एमआरटीएस एल के हम मेजर करेंगे तो कितना निकलेगा, -1। यही ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन सुपर श्योर की कैटेगरी में है, हर बार आ जाता है, तो इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इस बार में सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा है। आई थिंक मुझे ये लगता है कि जितने भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उनका 99% बच्चों का ये करेक्ट होगा। हाँ, जिसका करेक्ट नहीं हुआ वो गलती के कारण, है ना, जो सिली मिस्टेक्स होती है उनके कारण। देखो, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, कॉन्सेप्ट गिवन बाय केज। टाइम ड्यूरेशन भी देख लीजिएगा, बहुत काम की चीज है। 1929 टू 43-44 तक हम इसको टाइम ड्यूरेशन मान लेते हैं। नेक्स्ट, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, ड्यूसेनबेरी की थ्योरी 1948, है ना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ना, ये वाली मोदी गिलियानी, तो इसको हम लोग जो टाइम ड्यूरेशन है 1949 या 1950 मान लेते हैं, क्योंकि ये टाइम बिल्कुल करेक्ट है, क्रोनोलॉजी बिल्कुल सेट बनेगी आपकी। और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस मिल्टन फ्रीडमैन 1957। तो ये क्वेश्चन जो क्रोनोलॉजी है, यही क्रोनोलॉजी बिल्कुल सेट है, यूजीसी इसी को मानता है ना। कुछ बुक्स में आपको देखोगे ये डेट ये जो है ना ऊपर नीचे होंगी तो क्रोनोलॉजी बिगड़ जाती है, लेकिन यूजीसी इसी को ही करेक्ट मानता है, आप यही माइंड में रखिएगा। चलिए, तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड फिर उसके बाद थर्ड, तो हमारा ये वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, देन फर्स्ट और देन फोर्थ, करेक्ट। तो क्रोनोलॉजी भी देख लीजिए साथ के साथ, और यहाँ पे फिर से देख लीजिए रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस 1948 पहले हो गया हमारा, केंज की थ्योरी 1929 टू 1944, है ना। फिर उसके बाद परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस 1957 और 1950 लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। तो इसको क्रोनोलॉजी सेट कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम एग्जामिनेशन में क्रोनोलॉजी पूछ सकता है क्योंकि ऑलरेडी पूछ चुका है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 5 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से लिया गया है। कह रहा है कि असेशन और रीजनिंग थोड़ा सा ना, स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 रहता है, इसको थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करिएगा, क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। कह रहा है कि डीवैल्यूएशन ऑलवेज करेक्ट क्रॉनिक बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। बीओपी जो डेफिसिट रहता है वो हमेशा हमेशा क्या करता है, ये डीवैल्यूएशन जब हम रुपीज जानबूझ के वैल्यू कम करते हैं वो ऑटोमेटिक, ठीक है, डेफिसिट सारा कवर हो जाता है। क्या हमेशा ऐसा होता है, क्रॉनिक होता है, जो लंबे समय से चल रहा होता है हमारा बीओपी डेफिसिट में, है ना। ये अब आपने डीवैल्यूएशन की थ्योरीज पढ़ी होंगी, मार्शल लर्नर कंडीशन, है ना। वो बोलते हैं डीवैल्यूएशन आपका बीओपी वर्ष भी कर सकता है
और बीओपी को इंप्रूव भी कर सकता है। इट्स डिपेंड ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, है ना। आगे बीओपी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, एन एक्सपेक्टेड डिवैल्यूएशन लीड टू स्पेकुलेटिव कैपिटल आउटफ्लो फ्रॉम डोमेस्टिक कंट्री। जब किसी नेशन की वैल्यू कम होगी रुपीस की, तो इन्वेस्टर्स को वहां पे कम हो, मतलब घाटा होगा, क्योंकि उनकी जो असेट्स की वैल्यू है वो कम होगी, है ना। तो अपनी कैपिटल को मूव करेंगे आउटसाइड। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बल्कि ये जो स्टेटमेंट वन है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि डिवैल्यूएशन से वर्स भी हो सकता है बीओपी और इंप्रूव भी हो सकता है ना। इट्स डिपेंड ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग। स्टेटमेंट वन इज, तो बहुत वाला सिस्टम तो है नहीं, है ना। स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है वो। चलिए, ये मार्शल लर्नर कंडीशन है, डिवैल्यूएशन की थ्योरीज। अब आप लोगों ने पहले ही ये देख के रखा हुआ है, पहले ही आपने इसकी स्टडी की हुई है, अभी तो एग्जाम की डेट बहुत नजदीक है। डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, है ना, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, वो डिसाइड करता है आपका बीओपी वर्स होगा या इंप्रूव होगा या कांस्टेंट रहेगा। अगर ग्रेटर देन यूनिटी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना, तो क्या होगा, तो यहाँ पे बीओपी इंप्रूव। अगर लेस इलास्टिक है, लेस देन यूनिटी है, तो बीओपी वर्शन। अगर इक्वल इलास्टिक है, तो यहाँ पे बीओपी अनचेंज रहेगा। तो यहाँ पे तीनों चीजें पॉसिबल है आफ्टर डिवैल्यूएशन। तो ये डिपेंड करता है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। और करेंसी डिवैल्यूएशन जब भी करोगे, तो ये कैपिटल जो फ्लाइट है वो आउटवर्ड शिफ्ट करना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आई होप कि जो रीजन है वो समझ आया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, व्हाट हैज बीन द रीजन फॉर रिसेंट डिप इन द व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन इन कंट्री। हालांकि इस क्वेश्चन पे आप लोगों ने किसी बहुत स्टूडेंट्स ने, है ना, चैलेंज भी किया था कि आंसर इसका रिडक्शन, रिड्यूस्ड डिमांड फॉर व्हीकल्स होना चाहिए। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या है ना, रीजन रिसेंट डिप जो 2022 में थोड़ा सा डिप हुआ था डिमांड व्हीकल्स का, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कह रहा ओनली, ठीक है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन कमी आई थी। क्यों? क्योंकि ना ये जो शॉर्टेज है सेमीकंडक्टर्स की, इसकी शॉर्टेज हो गई थी। अब यही एक बार फिर से एक न्यूज की एक क्लिप है ना, वाई इज देयर इज डिले इन टाटा नेक्सॉन डिलीवरी। टाटा नेक्सॉन टॉप पे चल रही है, आपको पता ही है ना, एसयूवीज में। सो ठीक है। नेक्स्ट, बाइंग अ न्यू कार इन 2022 बिकमिंग अ लिटिल मोर टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि ठीक है, यहाँ प्रोडक्शन इश्यूज आ रहा है कॉस्ट टू वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग द ऑनगोइंग कोविड पेंडेमिक। क्या है, किसकी शॉर्टेज? सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज, है ना। तो राइट आंसर हमारा सेमीकंडक्टर शॉर्टेज बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अब बात आती है कि हमारा रिड्यूस्ड डिमांड फॉर व्हीकल्स क्यों है ना। आप लोग देखोगे कोविड 2022 में कोविड से रिकवरी कर गई थी और व्हीकल्स के डिमांड में एकदम से जंप आना शुरू हो गया था, है ना। तो जो रजिस्ट्रेशन कम हुए थे, रजिस्ट्रेशन तो तभी होंगे जब मार्केट में कार आ जाएगी बिकने के लिए, है ना। तो तब तक नहीं कार आएगी मार्केट में जब तक उसकी सेमीकंडक्टर चिप की वैल्यू पूरी, चिप की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं होगी। चलिए, तो इसलिए जो ए है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट, एक स्पेशल टिप दे रहा हूं, एक कंपैरिजन बहुत अच्छे से कर लीजिएगा क्लासिकल वर्सेस केज, है ना। एक एक पॉइंट क्लास, हालांकि ना 12-13 पॉइंट है, ज्यादा नहीं है। एक एक करके सिर्फ एक पॉइंट करेंगे। क्लासिकल जो बात कहेगा, केज बिल्कुल उसके अपोजिट करेगा मैक्सिमम टाइम, है ना। तो यहां पे भी देखो, द इररिलेवेंट ऑफ मनी फॉर रियल वेरिएबल्स इन द क्लासिकल सिस्टम। ये बोलते हैं जो मनी है उसकी, उसका कोई न्यूट्रल है, वो उसका कोई इंपैक्ट है ही नहीं मार्केट पे। हालांकि आपने क्यूटीएम करी होगी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्या बोलते हैं, जैसे ही क्वांटिटी ऑफ मनी या सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होती है, इट्स डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्राइस विच टेंड टू इंक्रीज। क्वांटिटी ऑफ मनी जैसे ही बढ़ेगा, मनी सप्लाई जैसे ही बढ़ेगा, इसका फर्स्ट इंपैक्ट पड़ेगा प्राइस पे, जो बढ़ेगा। अदर थिंग्स पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्लासिकल बोलते हैं मनीज न्यूट्रल होती है, मॉनेटरी न्यूट्रलिटी। मनी का रियल वेरिएबल जैसे कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, है ना, इन चीजों पे कोई इफेक्ट है नहीं, आउटपुट वगैरह पे। तो इसको बोलते हैं मनी न्यूट्रलिटी अकॉर्डिंग टू केंज, है ना। चलिए, तो बिल्कुल ठीक है। अब सेम बात यहां है, विद नो इफेक्ट ऑन द रियल फैक्टर सच एज कंजप्शन एंड आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होता मनी का, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, जो क्लासिकल अज्यूम करते थे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत रिपीटेड टाइम है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ना। आपका इंडियन इकोनॉमी में भी आता है एंड मनी एंड बैंकिंग में भी आता है। कॉन्सेप्ट 1 2 3 ए बी सी डी ई तक दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया हुआ है M1, है ना। M1 क्या है,
करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, बिल्कुल ठीक है ना। नेक्स्ट जो ए है, एलिमिनेशन मेथड अगर यूज करोगे, जिसमें ए नहीं है उसको हटा दो, अब 3 ऑप्शन रहेंगे हमारे पास। नेक्स्ट M2, M2 जो होता है उसमें ये M2 में M1 कंप्लीट आ जाता है, मतलब C प्लस OD प्लस DD प्लस OD ये आ गया, प्लस इसमें जो होता है ना पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट आ जाता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। तो M2 इज M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस, बिल्कुल करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। ए बी, जिसमें बी नहीं है उसको हटा दो, इसमें बी नहीं है, अब 2 रह गए हमारे पास, है ना, 50-50 रह गया। M3, देखो M3 क्या होता है, M3 में हम लोग M1 को इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस सेविंग को इंक्लूड नहीं करते। M1 कर देते C प्लस DD प्लस OD प्लस एक चीज टाइम डिपॉजिट इसमें ऐड कर देते M3 में, है ना। तो यहाँ क्या है, M2 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, M2 की जगह यहाँ आना था M1, तो ये करेक्ट नहीं है। जिसमें C है ना, A B C, तो ये भी गलत है, C ऑप्शन में नहीं है हमारे पास, एक ही बच गया, है ना। आगे चलते हैं, अब आगे जाने के एग्जाम में जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, है ना, फिर भी सॉल्व करते हैं। M3 इज M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक, जो टाइम डिपॉजिट है ये M3, बिल्कुल करेक्ट है डी। अब E कह रहा है M4, M4 इज M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। अब M1 कह रहे हैं तो इसमें एक वेरिएबल और छूट गया है ना, इसमें टाइम डिपॉजिट छूट गया है, तो M4 जो है ना आपका, M4 में सभी चीजें आ जाती हैं, M3 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, तो इसलिए M1 की जगह M3 होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया ना, ए बी डी, ए बी डी, इसलिए हमारा ये करेक्ट है। चलिए, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छे से करिएगा, इसमें कुछ मिस मत करिए, आएगा ही आएगा। नैरो मनी कौन सा है, ब्रॉड मनी कौन सा है, ये आएगा। एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा था, ये M1, M2, M3 एंड M4, इनका लिक्विडिटी में, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किस चीज में रहता है, M1 सबसे ज्यादा लिक्विड, फिर M2, फिर M3 एंड देन M4, ये क्वेश्चन भी आ सकता है ना। नैरो मनी M1, इसको ध्यान रखिएगा, और ब्रॉड मनी M3, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहां से ना आ चुके हैं, जब क्वेश्चन आ ही चुके हैं तो नेक्स्ट में भी आने के चांसेस है। चलिए, एक क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है, अब इसमें जो ये क्वेश्चन है भैया बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है ना, आप इसको इसमें 2 या 3 तो आपको आने जरूरी चाहिए थे, हालांकि इतना क्वेश्चन डीप जाके पूछेगा ये यूजीसी नेट, भैया कुछ भी कर सकता है। क्वेश्चन देखो, हालांकि WTO जो है ना 1995 के बाद WTO के राउंड भी पूछ लेता तब भी ठीक था, है ना, WTO की मीटिंग्स के बारे में, लेकिन कहाँ पूछा, गैट के पूछा, गैट के जो ये जितने भी कॉन्फ्रेंसेस है ना, ये है ना वो गैट के हैं, जो 1947 से लेकर 1994 तक हुए थे, है ना। लास्ट में आ गया था उरुग्वे राउंड, उरुग्वे राउंड में ही WTO को सेटअप कर दिया गया था 1995 से, वो भी फंक्शनिंग हो गया। अब इसमें आपको एक एक करके, हालांकि बहुत हार्ड है ये चीजें डाटा याद करना, है ना, फिर भी हम लोग राइट आंसर की तरफ चलते हैं। टोक्यो राउंड जो है हमारा, टोक्यो राउंड 1973, है ना, सिर्फ 1973 लिख देते हैं। नेक्स्ट उरुग्वे राउंड, उरुग्वे राउंड 1986। नेक्स्ट NSE राउंड, NSE राउंड 1949। नेक्स्ट डिलन राउंड, डिलन राउंड बेसिकली जिनेवा राउंड है 1960 का, है ना, 1960, इसी को हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज डिलन राउंड। नेक्स्ट टॉर्के राउंड, टॉर्के राउंड का जो टाइम ड्यूरेशन टॉर्के राउंड है ना, ये हो गया 1950। हालांकि बहुत डीप पूछा क्वेश्चन, इतना तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना डीप भी जाएगा यूजीसी, लेकिन हाँ क्या करें, 5% का क्वेश्चन उसने पूछना ही है हार्ड, है ना, तो ये भी हार्ड में से ही एक है, अगर हाँ पढ़ा हुआ था तो उसके लिए इजी है। चलिए, सबसे करेक्ट हमारा क्या बनेगा सीक्वेंस, सबसे पहले हो गया सी, है ना, उसके बाद 1949 के बाद फिर हो गया 1950 दैट इज ई, फिर उसके बाद हो गया 1950 के बाद 1960 दैट इज डी, फिर उसके बाद 73 दैट इज ए एंड देन बी, है ना, सी डी ए बी, सी ई डी ए बी, सी डी ए बी, ये हमारा करेक्ट है ना। तो कहने वाली बात ये है, इस लेवल तक भी यूजीसी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मनी एंड बैंकिंग सही है, और मनी एंड बैंकिंग से ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन यहां से नहीं पूछे, है ना। क्वेश्चन बहुत इजी लेवल का पूछा हुआ है, क्वांटिटेटिव
जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है ना, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करता है आरबीआई, उनको अच्छे से कर लीजिएगा, बार बार पूछता है वहां से। क्वेश्चन पूछा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट है ना, जिस एक ऐसा रेट है जिस रेट पे आरबीआई खुद लोन ले रहा है कमर्शियल बैंकों से। तो आरबीआई बोरो लोन्स, आरबीआई प्रोवाइड नहीं कर रहा, आरबीआई कर रहा है बोरो लोन्स, किससे? कमर्शियल बैंकों से, ताकि जो सरप्लस फंड है वो आरबीआई के पास चला जाए और मनी सप्लाई कम हो जाए। नेक्स्ट, बैंक रेट। बैंक रेट, जिस रेट पे आरबीआई लोन दे रहा है कमर्शियल बैंकों को, लेकिन लंबे समय के लिए, बैंक रेट हमेशा थोड़ा ज्यादा रहता है रेपो रेट से। तो लॉन्ग पीरियड है, लॉन्ग टर्म के लिए है, तो वो बैंक रेट है। एक बात और सीख लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है कभी, और डिफरेंस। रेपो रेट वो होता है जो शॉर्ट टर्म्स के लिए, ये तो आपको याद है ना, रेपो रेट शॉर्ट टर्म्स के लिए लोन प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंकों को, है ना, जिस रेट से आरबीआई। क्वेश्चन ये बन सकता है कि कोलेटरल कौन सा है? कोलेटरल मतलब जिसमें कमर्शियल बैंकों को कुछ गिरवी रखना पड़ सकता है ना? तो कोलेटरल आपका है रेपो रेट। बल्कि जो बैंक रेट है ये कोलेटरल फ्री है, इसमें कोलेटरल कुछ रखना नहीं पड़ता कमर्शियल बैंकों को, है ना? तो कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, मिनिमम रेशो है, जो मिनिमम प्रोपोर्शन है जो आरबीआई के पास रखना पड़ेगा कमर्शियल बैंकों को। चलिए, तो हमारा जो करेक्ट क्रोनोलॉजी बनी या करेक्ट सीक्वेंस जो बना, फर्स्ट का 3 एंड सेकंड का 2। फर्स्ट का 3 एंड फर्स्ट का 3 इसमें भी है, सेकंड का 2, तो ये हमारा करेक्ट जा रहा है। देन 1 एंड देन फोर्थ, है ना? तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इजी लेवल का पूछा, है ना? इसमें क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन ना ये पूरे शफलिंग है, कोई क्वेश्चन आगे पीछे है ना, आपका जो सीक्वेंस मिला वो बिल्कुल करेक्ट, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा इन सीक्वेंस से। प्राइमरी डेफिसिट गिवन बाय, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। अगर ये प्राइमरी डेफिसिट ऐसे नहीं पूछेगा तो जरूर पूछ देगा फॉर ईयर 22-23 व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट टारगेट, या फिर पूछ देगा कि लास्ट ईयर में अचीव्ड जो प्राइमरी डेफिसिट था वो कितना हुआ। अगर वो नहीं पूछेगा तो पूछेगा कि सीक्वेंस क्या करेक्ट है, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, है ना, इनका। चलिए, तो फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, इसका मतलब प्राइमरी डेफिसिट, है ना? प्राइमरी डेफिसिट पे ही कहानी खत्म नहीं हो जाती, 2-4 टर्म्स और भी हैं, उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक, ये चीजें। रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीप्ट, बहुत बढ़िया हो जाएगा। कैपिटल डेफिसिट, तो ये भी हो जाएगा। बजट डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट और रिवेन्यू डेफिसिट, है ना, इन दोनों को प्लस कर देंगे डेफिसिट को, तो हमारे पास बन जाएगा बजट डेफिसिट, या फिर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू, तब भी आ जाएगा बजट डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट, ये इंपॉर्टेंट है, सुपर श्योर की कैटेगरी में है वो फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट इसी को हम बोलते हैं बोरोइंग, है ना? है क्या, एक बार फिर से समझ लेते हैं। फिजिकल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट, लेकिन टोटल रिसीप्ट दो चीजों से बनता है ना? एक रिवेन्यू रिसीप्ट और एक कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट के अंदर ही बोरोइंग होता है ना, बोरोइंग होता है। तो इसमें रिवेन्यू रिसीप्ट तो ऐड करोगे, कैपिटल रिसीप्ट भी ऐड करोगे, लेकिन बोरोइंग को ऐड नहीं करोगे, है ना? बोरोइंग बाद में ऐड होगा। अगर बोरोइंग ऐड होगा तो इकोनॉमी बैलेंस हो जाएगी। एक बार फिर से समझ लेते हैं, जैसे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स अदर देन बोरोइंग। तो इसमें अगर टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 1000 का होता है और टोटल रिसीप्ट हमारा सिर्फ 800 का होता है ना, तो हमारा डेफिसिट है। डेफिसिट कितना हो गया, ये 200 का डेफिसिट हो गया। अब 200 इकोनॉमी को तो बैलेंस करना है, चाहे आरबीआई हो चाहे गवर्नमेंट हो, एक गोल मेन है, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, इकोनॉमी को स्टेबल करना है ना? तो अब गवर्नमेंट बोरो लेगी, उधार लेगी, कितने? 2000 ना, दैट इज 200 करोड़ की मान लेते हैं। अब ये 200 करोड़ इसमें ऐड हो जाएगा, अब ये बन जाएगा 1000 करोड़, है ना? इकोनॉमी क्या हो जाएगी, बैलेंस, जितना एक्सपेंडिचर उतना ही रिसिप्ट भी। तो इसीलिए एक दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग। फिजिकल डेफिसिट कितना था, 200 करोड़ का, बोरोइंग कितना लिया, 200 करोड़। चलिए, तो और भी इसमें बोरोइंग को और भी कुछ बोलते हैं, अब इसमें इनडायरेक्टली भी आ सकता है ना। चलिए, तो बोरोइंग के और भी नाम देख लीजिए, जैसे इसमें कई बार आ जाता है नॉन बर्डन, नॉन, इसको हम लोग कई बार ये बोल लेते हैं ना, नॉन बर्डन क्रिएटिंग डेप्ट, या फिर इस टाइप का कुछ, है ना? तो ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, गवर्नमेंट का ऐसा डेप्ट जो बर्डन क्रिएट
नहीं करेगा, जिसको हम बोरोइंग बोल रहे हैं। चलिए, प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। नेट फिजिकल डेफिसिट, यही पूछ सकता है कई बार, हालांकि पूछा नहीं है। फिजिकल डेफिसिट माइनस लोन्स एंड एडवांसेस। नेट प्राइमरी डेफिसिट इफेक्टिव, ये तो खैर इतना नहीं पूछा है नेट प्राइमरी डेफिसिट, लेकिन ये पूछा है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स। ठीक है, कैपिटल असेट्स के लिए जो भी ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड की है फॉर क्रिएशन ऑफ असेट्स। ये सबसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 2011-12 में। पीजीटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है ना, कि कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 2011-12 के बजट में। एक होता है मोनेटाइज डेफिसिट। मोनेटाइज डेफिसिट का मतलब आरबीआई गवर्नमेंट को क्रेडिट देता है ना, उधार देता है, उसके लिए आरबीआई या तो जो अपना स्टॉक है उसको देगा या फिर नई करेंसी प्रिंट करेगा, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, जिसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग भी लगभग बोल सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 अगेन इस लेवल का यूजीसी सोचेगा, है ना। अब एक्सपेक्टेशन है कि किस लेवल का सोचेगा। यहां देखो, यूजीसी ने कहां से, एक आरबीआई का बुलेटिन है, आरबीआई के बुलेटिन में क्या ना, एक पर कैपिटा इनकम डिटेल बताई रही, पर कैपिटा इनकम स्पेशली, तो इसमें स्पेशली ये वाली डिटेल्स, है ना। अब कौन बच्चा है जो इस डिटेल्स को एक एक करके पढ़ रहा है ना, स्टेट वाइज इतने स्टेट है, कौन याद रखेगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह का इलॉजिकल है, यूजीसी को निग्लेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बच्चा इतना डीप कहां जाएगा, कौन सा स्टेट पढ़ेगा, कर्नाटका करेगा, केरला करेगा, महाराष्ट्र करेगा, है ना। 28 स्टेट्स है, तो कौन से स्टेट्स में कैसे स्टडी हो। तो ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है यूजीसी के लिए, है ना। यूजीसी बहुत डीप पूछ लिया इस बार ये वाला क्वेश्चन। हालांकि अगर जिसने गैस लगाया होगा थोड़ा बहुत तब भी ठीक है, लेकिन बियॉन्ड तक गैस है, यहाँ तो गैस लगाना भी मुश्किल है। चलिए, तो आंध्र प्रदेश पर कैपिटा इनकम 2020, हालांकि सबका ही पूछा गया 2021 का, सभी का, है ना। तो आंध्र प्रदेश 170, है ना, 1,70,215। उसके बाद मध्य प्रदेश 98418। इसमें ना हालांकि ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलॉजिकल क्वेश्चन है, आपको डाटा इतना याद कौन रखता है यार, है ना। तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं, हमारे 1958, मतलब ये वाला जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस भी ये जो है करेक्ट है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस भी है। हालांकि इसमें सीखने वाला कुछ नहीं है, इसमें से कुछ सीखा जाए, तो बेसिकली ये जो आरबीआई का पब्लिकेशन है उसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट उठा लिया, हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो इस लेवल का ही आई यूजीसी नेट में पूछ सकता है कुछ क्वेश्चन, है ना। तो ये डिफरेंट ईयर वाइज थे, ईयर वाइज, तो जो लास्ट ईयर था वो पूछा था, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब जो वो पिछला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ना बस तुक्का ही है, ये वाला, अगर ठीक है तो बिल्कुल ठीक है, अगर जिसका भी तुक्का गलत है तो गलत है, उसमें कोई कुछ थोड़ा कर सकता है। अब ये अगेन कॉन्सेप्ट बेस्ड है, रियल एंड नॉमिनल इनकम इज कैलकुलेटेड रिस्पेक्टिवली। इजी है, सबका ही करेक्ट हुआ होगा, है ना, जब तक आप लोग खुद उसको गलत नहीं करते, गलत नहीं हुआ होगा। रियल कांस्टेंट प्राइस पे मेजर करते हैं ना, सबको पता है, और नॉमिनल हम लोग करंट प्राइस पे करते हैं, ये भी सबको पता है। तो कांस्टेंट एंड करंट प्राइजेस, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है ना, इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, फोकस करने की जरूरत है इधर, तीन कॉन्सेप्ट, तीनों ही सुपर श्योर, कुछ ना कुछ पूछेगा जरूर, है ना। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर। तो सिंपल, हम लोग ज्यादा डीप नहीं जा रहे, नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और जीडीपी जो करंट प्राइस पे हो रहा है हमेशा ज्यादा दिखाता है एज कंपेयर टू बेस ईयर, है ना। बेस ईयर अभी क्या है, 2011 2012। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, ये अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, रियल जीडीपी मल्टीप्लाई प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, ठीक, इतना याद रखिएगा। अब इसको आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप ऊपर नीचे कुछ भी करके इसको अपने अकॉर्डिंग याद रख सकते हो, लेकिन बेसिक फॉर्मूला यही है। नेक्स्ट है रियल जीडीपी, है ना। रियल जीडीपी एक बेस्ट मेजर माना जाता है, आइडियल माना जाता है, क्योंकि ये रियल आउटपुट की ग्रोथ को शो करता है प्राइस के कारण, है ना। यहाँ जो आपका करंट ईयर में है वो तो प्राइस इंक्रीज होगा, जीडीपी इंक्रीज बताएगा, बल्कि रियल में ऐसा नहीं है। रियल में वास्तव में अगर आपका आउटपुट बढ़ा है तभी जीडीपी इंक्रीज बताएगा, है ना। तो सिलेक्टेड बेस ईयर बेस्ड है,
तो अब बेस ईयर 2011-12 है फिलहाल, है ना। लेकिन गवर्नमेंट इसको चेंज करने के मूड में है। गवर्नमेंट हो सकता है कि 16-17 रखे। हमेशा बेस ईयर वो चूज किया जाता है जिस ईयर के प्राइस नॉर्मल होते हैं। नेक्स्ट, जीडीपी, रियल जीडीपी का फॉर्मूला देख लीजिए, जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। जीडीपी डिफ्लेटर, इसको प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, है ना। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100, ये यूजीसी में भी आ चुका है और यही क्वेश्चन आपके बार बार पूछा जाता है पीजीटी एग्जाम्स में भी। चलिए, और सीयूईटी में भी आने के चांसेस पूरे रहेंगे। क्वेश्चन 14 बजट से लिया गया है, बजट से मान के चलो, है ना, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मुझे लगता नहीं है कि जो अभी मार्च में होने वाला एग्जाम है उसमें रिसेंट वाला बजट पूछेगा, उसमें पूछेगा लास्ट वाला बजट, क्योंकि एक महीने का इतना अपडेट्स अभी तक कभी नहीं हुआ कि एक ही महीने में। तो थोड़ा ऊपर ऊपर की नजर से देख लीजिए, लेकिन ज्यादा डीप आप पढ़िए 2022 वाले बजट को, है ना। पीएम गति शक्ति है ड्राइवन बाय कितने इंजन? 7 इंजन, ये सबको पता है क्योंकि ये काफी, ठीक है, हमने डिस्कस भी किया था ग्रुप्स वगैरह में भी। तो 7 इंजन ये है। हालांकि ये क्वेश्चन तो रिपीट होने वाला नहीं है अभी, तो माइंड में इतना बर्डन देने की जरूरत भी नहीं है। हालांकि इस बार जो क्वेश्चन है रिपीटेशन में तो नहीं आएगा, है ना। फिर भी देख लीजिए, रेलवे के अंडर है, मास ट्रांसपोर्ट, रोड्स, पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब हो गया। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, रीजन असर्शन एंड रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आपका पूरा डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है कॉन्सेप्ट की, है ना। चलिए, नंबर 1 है एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल या ग्रोथ थ्योरी एग्जामिन्स प्रोडक्शन फंक्शन दैट शोज इंक्रीज इन रिटर्न। जो एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल है, इसमें क्या होता है ना, हम लोग एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर नहीं करते, हम लोग इन्वेस्टमेंट प्लान या कैपिटल पे नहीं करते, हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं अपने हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, स्किल के ऊपर, एक्सपर्टीज के ऊपर। तो ये जब भी हम लोग एंडोजीनियस ग्रोथ होता है हमारा, तो इंक्रीजिंग रिटर्न हमें मिलते हैं, इसकी एजम्पशन है ना। इसमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स अब्सेंस रहता है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं मिलता एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल में। ये भी पूछ चुका है। एक ही मॉडल यहाँ मेन है, एक ही मॉडल क्या शो करता है, अब्सेंस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। रीजन है वो इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों मिलते हैं, है ना। वो इंक्रीजिंग रिटर्न जो है क्यों मिलते हैं, अब उनका रीजन पता करते हैं क्या है। Increasing return in endogenous growth theory is due to specialization and investment in knowledge। क्या नॉलेज में इन्वेस्ट हो रहा है? बिल्कुल। नॉलेज कैपिटल एंड लर्निंग बाय डूइंग, है ना, लर्निंग बाय डूइंग। तो हालांकि ये लर्निंग बाय डूइंग कर्व भी है ये वाला, है ना, लर्निंग कर्व जिसको बोलते हैं, गिवन बाय एरो। तो अगेन क्या रीजन करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। इंक्रीज रिटर्न मिल रहे हैं क्योंकि हम लोग अपनी नॉलेज के ऊपर खर्चा कर रहे हैं ना, नॉलेज कैपिटल के ऊपर, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। अब दोनों ही अगर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो आपके ये दो ऑप्शन तो करेक्ट हो, आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, है ना, जिसमें एक करेक्ट और एक इनकरेक्ट रहते, बचा हमारा 50-50, है ना ये। लेकिन अब ये देख लीजिएगा, क्या रीजन करेक्ट है ना। अगर रीजन करेक्ट है तो आंख बंद करके करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर दीजिए। अगर रीजन अटपटा सा है, रीजन सुटेबल नहीं लग रहा आपको, फिर उसको, ठीक है, नॉट करेक्ट रीजन कर दीजिए, अगर रीजन उसके ऊपर बेस्ड नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अगेन ये क्वेश्चन भी, है ना, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से आ गया। ट्रेजिडीज, डिफरेंट ट्रेजिडीज की डेट्स। तो इसमें भी, है ना, एक दो भोपाल गैस ट्रेजिडी आपको पता ही होगा, 1984 वाली, है ना, बेसिक है। लेकिन ये जो है ना, ये फॉरेन की आ गई, है ना, कुछ कुछ विदेशों से जुड़ी हुई है। अब देखते हैं, भोपाल गैस ट्रेजिडी 1984, है ना, 1984। नेक्स्ट, चेर्नोबिल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है हमारा, ठीक, 1986। नेक्स्ट याद रखिएगा, लंदन स्मोक 1990 1952। नेक्स्ट है आपका एक्सॉन वेल्डेज, एक्सॉन, सीधा इसकी डेट आ गई 1989। हालांकि ये भी क्वेश्चन बहुत डीप पूछा है यूजीसी ने, है ना। उसके बाद द 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर 1974, है ना, फिर 1978, 1974 में पकड़ के चलते हैं।
अब बनेगी क्रोनोलॉजी, है ना। सबसे पहले क्या बन गया हमारा, लंदन स्मोक, सी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट बन गया, है ना, इसके बाद सीधा ई। नेक्स्ट हमारा बन जाता है 84, है ना, दैट इज ए। नेक्स्ट हमारा बन जाता है बी, और नेक्स्ट में डी, है ना, CEA ये वाला करेक्ट। हालांकि अगर पता लग गया था आपको कि सी लंदन स्मोक सबसे पहले आया था, है ना, तो आपका पूरा ही सेट हो जाएगा, क्योंकि सी सिर्फ एक में ही है यहाँ पे। चलिए, तो ये भी थोड़ा सा डीप पूछा है अकॉर्डिंग टू, ठीक है, यूजीसी। हालांकि इंटरनेशनली पूछ लिया क्वेश्चन। चलिए, एक क्वेश्चन अगेन, मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू। इस टाइप के क्वेश्चन इजी रहते हैं। अगर एक दो भी मैच कर गया तो भैया बल्ले बल्ले है ना। आंसर एक एक क्वेश्चन की रिलीवेंसी है, एक क्वेश्चन की जो वेटेज है ना, वो तब पता लगता है जब हमारी कट ऑफ में थोड़ा सा नीचे रहता है। चलिए आगे देखते हैं। द ग्रेटेस्ट गुड्स फॉर अ ग्रेटेस्ट नंबर, सोशल वेलफेयर फंक्शन है ना, किसका, बेंथम की थ्योरी। ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट गुड्स असाइन फॉर ग्रेटेस्ट नंबर्स। सोशल वेलफेयर नंबर ऑफ इंडिविजुअल है ना, जो 1 2 3 4, इनसे बनते हैं सभी कम्युनिटी, और कम्युनिटी का वेलफेयर, है ना। ग्रेटेस्ट गुड्स, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ, ग्रेटेस्ट गुड्स आर असाइन फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ, ठीक है, पीपल या फिर कम्युनिटी कह लो। तो ये कॉन्सेप्ट बेंथम। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम। अब ये तो पता है हमें, स्टेबिलिटी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम किसने दिया है, वॉलरस का कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन यहाँ इनडायरेक्ट पूछ लिया, टेटोनमेंट। टेटोनमेंट का मतलब ये होता है कि जब हम लोग इमेजिन कर लेते हैं एक इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है ना, टेटोनमेंट। नेक्स्ट मतलब एक ट्रायल एंड एरर इसको बोलते हैं, ऐसी गतिविधियां जो इक्विलिब्रियम को रिस्टोर कर रही है ना। मतलब हम लोग इमेजिन करते हैं कि इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो रहा है, ठीक। तो टेटोनमेंट हमारा ये करेक्ट रहेगा, थर्ड। नेक्स्ट आपका डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर किसने दिया है, लर्नर ने। थर्ड डिग्री ऑफ प्राइड डिस्क्रिमिनेशन, पीगू। हालांकि जो प्राइड डिस्क्रिमिनेशन थ्योरीज है पीगू से ही है। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री अच्छे से कर लेना इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थ्री, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थ्री, ये हमारा करेक्ट नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो लर्नर की डिग्री मोनोपोली पावर अच्छे से कर लीजिएगा। पी मतलब प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट अपॉन प्राइस। पूछ सकता है कि मोनोपोली पावर परफेक्ट मोनोपोली में कितनी, 1, परफेक्ट कंपटीशन में कितनी, 0, है ना। तो एक बार इसको भी देख लीजिएगा। प्राइस आपका थर्ड डिग्री में होता क्या है कि एक ही जो प्रोडक्ट है हमारा, है ना, उसको फॉरेन मार्केट में सस्ते रेट पे और होम मार्केट में महंगे रेट पे बेचते हैं ना। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अगर हो रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्केट, ठीक है, डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जा रहा है, तो ये हो गया थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोलिस्टिक चार्ज हाई प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में करते हैं जहां उसकी डिमांड लेस इलास्टिक रहती है, इनइलास्टिक रहती है। हायर, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है यूजीसी नेट के, है ना, कि कहाँ हाई चार्ज करेगा कहाँ लेस, इनडायरेक्टली पूछ चुका है 2 3 बार। लो प्राइस चार्ज करेगा, ठीक है, जहां डिमांड इलास्टिक रहेगी, जैसे चाइना कर रहा है अभी डंपिंग। शोमी का मोबाइल इतना सस्ता बेच दे रहा है इंडिया में, है ना, अपनी कंट्री में महंगा बेच रहा होगा। इसी को बोलते हैं रियल लाइफ और कॉमन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 अगेन। क्वेश्चन क्या है फिर से देख लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड का क्वेश्चन है। ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड और नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड दोनों को ही, सिर्फ दो ही को रिलेट किया हुआ है, तो दोनों ही कॉन्सेप्ट देख लो। नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। टॉसिंग ने ये कॉन्सेप्ट दिया है, ये आ सकता है। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड कॉन्सेप्ट किसने दिया है, डॉरेंस ने दिया है, ये भी आ सकता है ना। नेक्स्ट, अब इसमें क्या होता है, बेसिकली प्राइस इंडेक्स होता है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट मल्टीप्लाई बाय 100। एक ये चीज याद रखनी थी। दूसरी चीज याद रखनी थी, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। जो ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट मल्टीप्लाई बाय 100। बस जिस जिस स्टूडेंट को ये दो चीजें पता थी, उनका 100% ये क्वेश्चन करेक्ट हुआ होगा। पहले कह रहा है द ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड यूज क्वांटिटी इंडेक्स, है ना। ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड क्वांटिटी इंडेक्स यूज कर रहा है, दोनों में क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट यूज कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। जिसमें भी ए नहीं है उसको एलिमिनेट करो। ए है
ए नहीं है, एलिमिनेट करो, ए नहीं है, एलिमिनेट करो, फिर रह गया चांस 50-50, है ना, आधा आधा चांस रह गया। नेक्स्ट, बोथ ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड मेक यूज ऑफ प्राइस इंडेक्स। क्या दोनों ही प्राइस इंडेक्स यूज कर रहे हैं? नो, ये जो मेथड है ये क्वांटिटी यूज कर रहा है ना, और ये जो है ये प्राइस इंडेक्स यूज कर रहा है, तो दोनों अलग अलग है। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। जिसमें बी है उसको भी हटा दो, जिसमें बी है ना, ए बी, इसमें बी है, इसको हटा दो। हमारे पास अब क्या रह गया? एक ही रह गया, है ना, वही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, द नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड यूज प्राइस इंडेक्स। नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, जिसको कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड बोल रहे हैं, वो प्राइस इंडेक्स यूज कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट है ना, करेक्ट है, ए सी। नेक्स्ट, बोथ बार्टर, दैट इज, ये अभी वही कह रहा है कि दोनों ही क्या यूज कर रहे हैं, मेक यूज ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स। क्या दोनों ही टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे प्राइस इंडेक्स यूज कर रहे हैं या क्वांटिटी इंडेक्स यूज कर रहे हैं? नहीं, ठीक है, एक प्राइस इंडेक्स कर रहा है, एक क्वांटिटी इंडेक्स, ये भी गलत है। नेक्स्ट कह रहा है द ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड यूज प्राइस इंडेक्स, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड यूज क्वांटिटी इंडेक्स, तो ये भी गलत हो गया, है ना, बिल्कुल दोनों क्रॉस पूछा हुआ है, उल्टा पूछा हुआ है। तो ए और सी करेक्ट। ठीक, तो जिसको भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा आता था उसका ये 100% करेक्ट हुआ होगा, नो डाउट। चलिए, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड की ये, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, यहां से भी देख लीजिएगा इसको, दोनों ही टर्म्स ऑफ ट्रेड दी हुई है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एम्पिरिकल टेस्ट ऑफ द एचओ मॉडल, हेक्चर-ओलिन मॉडल बाय लियोनटिफ। देखो, एचओ थ्योरी जहां ब्रेकडाउन होती है, जहां फेल होती है, वहीं से अराइज होती है लियोनटिफ पैराडॉक्स, है ना। तो लियोनटिफ पैराडॉक्स क्या कहता है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एज इट इज क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एज इट इज, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, यूएस एक्सपोर्ट्स वर लेस कैपिटल इंटेंसिव देन यूएस इंपोर्ट्स। यूएस एक कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, हेंस इट विल एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स। ये अजम्पशन है लियोनटिफ की। यूएस एग्जांपल ही दिया था उन्होंने अपनी थ्योरी में कि यूएस अगर कैपिटल इंटेंसिव है लेकिन वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट नहीं करेगा, वो लेबर इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट करेगा। तो ये भी वही है, लेस कैपिटल इंटेंसिव देन यूएस इंपोर्ट, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं थ्योरेटिकल, इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। चलिए, तो इंपेरिकल होता है जो वेरीफाइड हो, है ना, जो हमने वेरीफाई कर लिया है। इंपेरिकल स्टडी को ना कई साल लग जाते हैं उस एरिया में उसको वेरीफाई करने के लिए। चलिए, फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट टू टेस्ट द थ्योरी मेड बाय प्रोफेसर वेस्ली डब्ल्यू लियोनटिफ, डब्ल्यू लियोनटिफ भी बोलते हैं, डेट याद रखिएगा 1953। इनपुट आउटपुट मॉडल गिवन बाय हुम, बहुत बार पढ़ा है ना आपने, इन्हीं महाराज ने दिया है, ठीक है, इनपुट आउटपुट मॉडल भी लियोनटिफ। अब क्या कंक्लूजन निकाला इन्होंने, एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है जो इनका कंक्लूजन है, लियोनटिफ रीच्ड अ पैराडॉक्सिकल कंक्लूजन, द यूएस मोस्ट कैपिटल अबंडेंट कंट्री। बिल्कुल ठीक है, यूएस के पास कैपिटल बहुत ज्यादा है, पूंजी बहुत ज्यादा है, इन द वर्ल्ड बाय एनी क्राइटेरियन एक्सपोर्टेड लेबर इंटेंसिव कमोडिटी, लेकिन फिर भी वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी एक्सपोर्ट करेगा एंड इंपोर्ट करेगा कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी। क्योंकि ये ब्रेक डाउन है, ये ब्रेक डाउन या फिर ये जहां पे एचओ थ्योरी ब्रेक होती है वही ये अप्लाई होती है। एचओ थ्योरी क्या कहती है, फिर भी ये सुन लो, एचओ थ्योरी बोलती है जो कैपिटल इंटेंसिव, जो कंट्री कैपिटल अबंडेंट है ना, कैपिटल अबंडेंट है वहां पे, वो कैपिटल इंटेंसिव को एक्सपोर्ट करेगी, ये एचओ थ्योरी बोलती है ना। और जो थ्योरी लेबर इंटेंसिव है, मतलब लेबर लेबर अबंडेंट है, तो वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी, है ना, एक्सपोर्ट करेगी। लेकिन यहीं पे अराइज होती है एक थ्योरी जिसको हम बोलते हैं लियोनटिफ पैराडॉक्स। वो बोलते हैं ऐसा नहीं है ना, वो बोलते हैं कि जो फैक्टर इंटेंसिटी है वो रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल नहीं है। अब इसका मतलब क्या है एक बार फिर से समझ लो, है ना। अकॉर्डिंग टू देम, विच मीन्स कंट्रीज लेबर इंटेंसिव इन ए एंड कैपिटल इंटेंसिव इन बी। जो एचओ कह रहा था ना, वो कह रहा था कि अगर क्लॉथ लेबर इंटेंसिव है तो दोनों ही कंट्री में वो लेबर इंटेंसिव है क्लॉथ। अगर स्टील कैपिटल इंटेंसिव है तो दोनों ही कंट्री में वो कैपिटल इंटेंसिव है। लेकिन यहाँ एचओ थ्योरी जहां फेल होती है, जहां पे लेबर, आपका क्लॉथ एक कंट्री में लेबर इंटेंसिव और दूसरी में
कैपिटल इंटेंसिव बन जाता है, वहीं पर राइज होती है ये वाली थ्योरी। ये कहती है फैक्टर इंटेंसिटी और रिवर्सिबल, है ना। रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल नहीं है। अगर एक नेशन में वो लेबर इंटेंसिव है, दूसरी कंट्री में कैपिटल इंटेंसिटी है, ये कैपिटल इंटेंसिव है। सिमिलरली स्टील इज लेबर इंटेंसिव इन कमोडिटी इन ए बट कैपिटल इंटेंसिव इन बी, है ना। एक ही कमोडिटी, एक में लेबर, एक में कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक है। अब ये एग्जांपल दिया है एज इट इज, किसने, लियोनटिफ ने, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ना। चलिए आगे चलते हैं। एचओ थ्योरी कहता है इंटरनेशनल ट्रेड विल ब्रिंग कम इनकम्प्लीट एंड पार्शियल इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइस ऑफ फैक्टर इनकम्प्लीट। हालांकि जो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन है ना, सैमुअल्सन की थ्योरी, वो दो फैक्टर में कंप्लीट इक्वलाइजेशन लेके आते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड से कंप्लीट प्राइस में इक्वलाइजेशन नहीं लेके आ सकते, है ना। इंटरनेशनल ट्रेड आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट, आज का क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका, नेशनल इनकम अकाउंटिंग से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना है ना। तो जब भी हमें डोमेस्टिक इनकम निकालना होता है, यहाँ तो गिवन है एनडीपीएफसी, बहुत शरीफ है यूजीसी यहाँ इस मामले में, लेकिन कई बार देता भी नहीं है कि नेशनल इनकम ये है और डोमेस्टिक इनकम ये है। तो आपको खुद ही समझना है। अगर वो पूछ रहा है नेशनल इनकम, है ना, तो वो पूछ रहा है एनएनपी एफसी। अगर वो पूछ रहा है डोमेस्टिक इनकम, तो निकालना है एनडीपी एफसी, है ना। इतना ध्यान रखिएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमें ये निकालना है, हमें निकालना है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, है ना। कुछ ना कुछ हमें गिवन होगा। हमें गिवन क्या है, ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी हमें गिवन है, ठीक। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला पुट करना है कि एनडीपीएफसी इक्वल टू, एनडीपीएफसी क्या होता है, जो डोमेस्टिक हम लोग इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, जो इनकम मेथड से हम निकलते हैं सम अप, वो सब निकलता है इनकम मेथड में। हालांकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आपने देखा भी होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, इन तीनों को जोड़ने से हमारे पास एनडीपीएफसी निकलता है, डोमेस्टिक इनकम, है ना। हमारे पास जीडीपी एमपी ऑलरेडी दी हुई है, तो ये जीडीपी एमपी बहुत बड़ा एरिया है। अब हमें क्या करना है, जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करना है एनडीपीएफसी में, है ना। सो ग्रॉस से हमें नेट पे जाना है। बहुत बढ़िया, जब भी हम ग्रॉस से नेट पे आते हैं तो क्या करते हैं, ग्रॉस से नेट पे डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं वहां पे, डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो ये ग्रॉस बन जाएगा नेट, है ना। इधर डोमेस्टिक, इधर डोमेस्टिक, नो चेंज, बिल्कुल ठीक है। एफसी एंड मार्केट प्राइस, यहां चेंज की रिक्वायर्ड है। मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस होते हैं, सब्सिडी माइनस होती हैं। तो यहां देखो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, है ना, इसको हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना। तो जब भी आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ आ रहे हो, तो यहाँ पे एनआईटी माइनस करते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं, सब्सिडी को प्लस करते हैं, तो माइनस एनआईटी, बस आपका आंसर बन गया यहाँ पे, है ना। तो एनडीपीएफसी देखो, जीडीपी एमपी की वैल्यू कितना, 27,654, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन कितना, 2847, है ना, माइनस, आगे नेक्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्स कितना, 2160। चलिए एक एक करके करते हैं इसको माइनस। सबसे पहले माइनस ये कर लेते हैं, 27654 जीडीपी एमपी, माइनस हमारा हो गया डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन, 2847, है ना। 14 माइनस 7 7, 4 माइनस 4 0, देन नेक्स्ट 16 माइनस 8 8 एंड 5, दैट इज 6 माइनस 2 4, और ये हो गया 2, है ना। ये अगेन माइनस करना है हमने, ठीक है। एनआईटी 2160, 2160, 7 का 7, नेक्स्ट 10 माइनस 6 4, है ना। 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 हो गया हमारा 6, एंड देन सो 22,647, 22,647, है ना। ये आंसर करेक्ट रहेगा। हालांकि क्वेश्चन इतना डीप नहीं था, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा कि बेसिक बेसिक इसका एनडीपीएफसी, एनडीपीएम, दैट इज एनएनपीएफसी, और किन का कन्वर्जन कैसे करना है वो देख लीजिए, है ना। नेट से डोमेस्टिक कैसे जाना है, डोमेस्टिक से नेट,
और डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाना है, तो ये चीजें देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए, तो आज के पूरे सेशन में हम लोगों ने जो 20 क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और 20 क्वेश्चंस डिटेल में एनालिसिस, है ना। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए, है ना, कुछ अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।